दोस्तों, शाहरुख खान की मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो लगभग हम सभी के दिमाग में बसा हुआ है। कहते हैं, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ऐसा ही ख्याल हमारी आज के इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल का भी है। इसीलिए तो उन्होंने अपनी इस बुक का टाइटल भी थिंक एंड ग्रो रिच रखा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बल्कि हकीकत है। अगर कोई व्यक्ति ये ठान लेता है कि उसे अमीर बनना है तो जिंदगी में लाख परेशानियां आने के बावजूद भी वो व्यक्ति एक ना एक दिन अमीर बन ही जाता है। अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच एक बेस्ट सेलर बुक है। बताया जाता है कि नेपोलियन हिल ने अपनी 20 वर्षों की कठोर मेहनत के बाद इस पुस्तक को तैयार किया है। लोगों के मुताबिक ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में मददगार साबित हुई है। वैसे तो नेपोलियन हिल ने फाइनेंस और सक्सेस पर बहुत सी किताबें लिखी है, लेकिन 1937 में आई उनकी ये बुक थिंक एंड ग्रो रिच लीडर्स के लिए अमीर होने का ब्लूप्रिंट साबित हुई। इसी बुक से उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई। दरअसल हुआ ऐसा कि करियर के स्टार्टिंग में ऑथर नेपोलियन हिल की मुलाकात एंड्रयू कार्नेगी नाम के व्यक्ति से हुई, जो उस समय के सबसे रिच और सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज में से एक थे। कुछ लोगों का मानना है कि एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के पहले बिलियनियर थे। ऑथर नेपोलियन हिल उस समय एक मैगजीन के लिए एज अ राइटर काम करते थे, तो उस मैगजीन ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो जाकर एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू ले। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ऑथर काफी नर्वस थे, लेकिन जब उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी जी से बातचीत शुरू की तो उन्हें काफी रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि इसी दौरान उन्हें पता चला कि ऑथर की ही तरह एंड्रयू कार्नेगी भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनकी माँ एक मोची थी और उनके पिता कपड़े बेचा करते थे। पिता का बिजनेस ठप हो जाने के कारण उनकी पूरी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। इसके चलते एंड्रयू कार्नेगी को अपने स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ा और अपना घर चलाने के लिए दुनिया भर के छोटे मोटे काम करने पड़े। लाख परेशानियां होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने हार्डवर्क के थ्रू अमेरिका के पहले बिलियनियर बने। जनरली जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो ज्यादा से ज्यादा वो कुछ घंटे तक ही चलता है, लेकिन एंड्रयू कार्नेगी की लाइफ की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि ऑथर को सुनने में मजा आने लगा और ये इंटरव्यू अगले 3 दिन तक चला। इस इंटरव्यू से ऑथर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने सोचा क्यों ना इसी तरह और भी सक्सेसफुल लोगों के साथ बातचीत की जाए और उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को लोगों को बताया जाए। इस बात पर एंड्रयू कार्नेगी जी ने भी उनका समर्थन किया और उनसे कहा कि आप दुनिया के सभी सक्सेसफुल और रिच पर्सनैलिटीज का इंटरव्यू लीजिए और उसके थ्रू एक फिलॉसफी जनरेट कीजिए, जिससे दुनिया में जो भी व्यक्ति अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहता है और सक्सेसफुल होना चाहता है उसे इस फिलॉसफी से इंस्पिरेशन और एक सही डायरेक्शन मिल सके। ऑथर ने उनकी इस बात को माना और अपने जीवन के अगले 20 साल दुनिया के हर सफल व्यक्ति का इंटरव्यू लिया। इन इंटरव्यूज से उन्हें जो भी नॉलेज, एक्सपीरियंस और लर्निंग्स प्राप्त हुई उसे उन्होंने एक बुक के रूप में कंपाइल कर दिया, जिसे आज हम थिंक एंड ग्रो रिच के नाम से जानते हैं। इस बुक में ऑथर ने टोटल 13 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है, जिन्हें अपनाकर दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग इतने अमीर और डिजर्विंग बने हैं। यानी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर इन 13 प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करता है तो वो निश्चित ही एक ना एक दिन सक्सेसफुल और अमीर बन जाएगा। आइए जानते हैं क्या है ये 13 प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिजायर। वो भी सिंपल नहीं बल्कि बर्निंग डिजायर, यानी कि जिस भी चीज या मुकाम को आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर एक आग होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़े काम की शुरुआत इसी बर्निंग डिजायर से होती है और उसकी सक्सेस भी इसी बात पर डिपेंड करती है कि उसे पाने की आपके अंदर कितनी तीव्र इच्छा है। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, ये एक परमानेंट मेंटल स्टेट बन जाए कि ये हमें प्राप्त करना ही है। फिर इसके पीछे लगन से जुटकर इस इच्छा या डिजायर को मूर्त रूप में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑथर बताते हैं कि उनका छोटा बेटा जन्म से ही मूक बधिर यानी कि गूंगा और बहरा था। डॉक्टर्स का मानना था कि वो कभी भी बोल और सुन नहीं पाएगा, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वो बोले और सुने। कई सालों की मेहनत और लगन के बाद ऐसा हुआ भी और उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। ऑथर का मानना है कि इस माइंड की कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। ये तब तक ही दिक्कत करता है जब तक तुम किसी चीज को मान लेते हो और उसे अपने लिमिट के रूप में सेट कर लेते हो, वरना जैसे ही तुम अपने माइंड को ओपन करते हो वैसे ही तुम वो बन जाते हो जो तुम सालों से बनने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट, दूसरा प्रिंसिपल है फेथ। माना कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें सक्सेस भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका उस काम में और उसको करने की प्रोसेस में फेथ होना, यानी कि आपको ये विश्वास हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और जिस भी प्रोसेस को आप अपना रहे हैं वो एकदम सही है और इसी के थ्रू ही आप जल्दी से जल्दी सक्सेस अचीव कर लेंगे।
अगर आप हर समय अपने काम और प्रोसेस को क्वेश्चन ही करते रहते हैं, जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो सही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मुझे सक्सेस मिल जाएगी, ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ही मुश्किल है कि आपके काम और हार्डवर्क का रिजल्ट पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ आपका सारा ध्यान क्वेश्चन पर है, न कि काम पर। कंफ्यूज होने के कारण आप अपना 100% नहीं दे पाते और आप अंततः फेल हो जाते हैं। इसके अलावा सक्सेस इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपको उस काम से प्यार है या नहीं। अगर आप अपने काम को बोझ की तरह कर रहे हैं, तो जैसे तैसे उसे पूरा कर रहे हैं, तब फिर ऐसी सिचुएशन में यह बहुत ही मुश्किल है कि आप सक्सेसफुल हो पाए। इसीलिए अपने काम के प्रति लव और फेथ होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, तीसरा प्रिंसिपल है सजेशन। ऑथर का मानना है कि सक्सेस पाने के लिए आपको अपना गोल दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना होगा। आपको लगातार उसे सजेशन देते रहना होगा। इसके लिए उन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखे। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराए। तीसरा, इस काम को सुबह और शाम दोनों समय पर करें। दोहराने से यहाँ मतलब तोते की तरह रटने से नहीं, बल्कि इस दोहराने का मतलब है अपने दिमाग को याद दिलाना कि उसे क्या अचीव करना है। इस दोहराने में एक फील होना चाहिए जिससे आपका दिमाग रिस्पॉन्सिबल और मोटिवेटेड फील करे। अब अगला यानी कि चौथा प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। किसी भी चीज को प्राप्त करने से पहले जनरली हम सभी को उसका इमेजिनेशन ही आता है, और जो व्यक्ति कुछ इमेजिन ही नहीं कर पाता वो कभी कुछ अचीव भी नहीं कर पाता। जब तक आप ये इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आप कार खरीदेंगे तो उससे क्या क्या करेंगे, कहां कहां घूमेंगे, उसकी कंपनी को कितना एंजॉय करेंगे, तब तक आप उस कार को पाने के लिए कोशिश ही करना शुरू नहीं करेंगे। जैसे जिस पर्सन ने कोका कोला का फॉर्मूला इन्वेंट किया था, उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि वो एक ड्रिंक बनाएगा, लेकिन उसने ये कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि वो इसे इंटरनेशनल ब्रांड बनाएगा या पूरे वर्ल्ड में बेचेगा। ये इमेजिन किया उस यंग मैन ने जिसे बाद में इस कोका कोला का फॉर्मूला बेचा गया, और आज देखिए उसका इमेजिनेशन एक हकीकत है। आज के टाइम में कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स में पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। इसीलिए तो इमेजिनेशन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन को एक डायरेक्शन और मोटिवेशन देती है काम करने की। नेक्स्ट, 5वां प्रिंसिपल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। किसी भी फील्ड या काम में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको उसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज हो, वरना आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप कभी भी एक सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। और अगर आपकी जिद है कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना ही बनाना है, तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी होगी, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज सीखनी होगी। अब अगला 6वां प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। किसी भी व्यक्ति की सक्सेस में प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि आप जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करें, वरना बहुत अधिक संभावना रहती है कि आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और किसी दूसरी ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसीलिए तो आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो करना कुछ और चाहते थे, बनना कुछ और चाहते थे, लेकिन बन गए कुछ और, क्योंकि उन्होंने कभी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नहीं करी। और यही कारण है कि वे फोकस नहीं रह पाए और अपनी डायरेक्शन से भटक गए। नेक्स्ट, 7वां प्रिंसिपल है एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता। माना जाता है कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में से एक हेनरी फोर्ड की सक्सेस का राज भी उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही थी। वे बड़े से बड़े डिसीजन मिनटों में ले लिया करते थे, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। सोसाइटी में अधिकतर लोग इसी वजह से फेल्योर साबित हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वे अपने डिसीजन सही टाइम पर नहीं ले पाते। अगर किसी भी सेक्टर में या फील्ड में लीड करने की चाहत आपके मन में है, तो ये एबिलिटी आपके अंदर होना सबसे जरूरी है। नेक्स्ट, 8वां प्रिंसिपल है पावर ऑफ डिवोशन, यानी कि किसी काम या ड्रीम के प्रति आपका समर्पण या उसे प्राप्त करने की लगन। हालांकि लगन शब्द के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छिपा हुआ है, लेकिन यह गुण इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में सफल हुए लोगों पर नजर डालें, तो हम देखेंगे कि उन सभी व्यक्तियों में एक कॉमन क्वालिटी है, और वो है अपने काम के प्रति डिवोशन या लगन। ऑथर नेपोलियन हिल इसे डेवलप करने के लिए 4 स्टेप्स बताते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड गोल, यानी कि एक निश्चित गोल। नंबर 2, अ गुड प्लानिंग, अर्थात एक अच्छी योजना। नंबर 3, अ पॉजिटिव माइंड। एंड नंबर 4, अ वेरी डिटरमाइंड ग्रुप, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो आप ही की तरह फोकस्ड और मेहनती हो और आपके उस गोल को अचीव करने में मददगार साबित हो सके। अब अगला यानी कि 9th प्रिंसिपल है इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पावर, यानी कि अपने अंदर की ऊर्जा को लगातार समय के साथ इंप्रूव करते रहना।
ताकि आप वक्त के साथ साथ चल सके और कहीं पिछड़ न जाए। सेल्फ इंप्रूवमेंट ही वो तरीका है जिसके थ्रू आप एक लंबे समय तक खुद की रिलेवेंसी बनाए रख सकते हैं। सेल्फ पावर से यहाँ ऑथर का मतलब शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि ब्रेन पावर से है। इसे बढ़ाने के लिए आप अपने जैसे इंटेलिजेंट पीपल को अपने आसपास रख सकते हैं और उनकी एक टीम बना सकते हैं। नेक्स्ट 10वां प्रिंसिपल है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी कि हमारे अंदर जो सेक्स पावर या एनर्जी है उसका रूपांतरण। ऑथर कहते हैं कि सेक्स एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए तो इसका आनंद उठाने के बाद व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। उनका कहना है कि अगर हम इस एनर्जी के पावर हाउस को अपने वर्क की तरफ ट्रांसफर कर दे तो हमारी एफिशिएंसी पहले के मुकाबले लाख गुना बेहतर हो जाएगी और हम बहुत ही फोकस तरीके से काम कर पाएंगे। इस एनर्जी का यूज करके हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब नेक्स्ट 11वां प्रिंसिपल है कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। सबकॉन्शियस माइंड वो एरिया है जिसमें कॉन्शियस माइंड के द्वारा 5 सेंसेस के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती है उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव मटेरियल पहुंचाएंगे तो वो पॉजिटिव डाटा स्टोर करेगा और बैकअप तैयार करेगा। वही अगर हम उसे निगेटिव थॉट्स पहुंचाएंगे तो वो उन्हें स्टोर करेगा। इसीलिए ऑथर ने कुछ पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्स का जिक्र किया है, जिनमें से पॉजिटिव को स्टोर करना है और निगेटिव को माइंड से दूर रखना है। पॉजिटिव थॉट्स है इच्छा, आस्था, प्रेम, वासना, उत्साह, रोमांस और आशा। निगेटिव थॉट्स डर, ईर्ष्या, घृणा, लालच, क्रोध, प्रतिशोध, अंधविश्वास। अब अगला यानी कि 12वां प्रिंसिपल है अ फ्रेश ब्रेन। हमारे ब्रेन में 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम, और दोनों सिस्टम्स का सही रूप से काम करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बहुत जरूरी है दिमाग का फ्रेश रहना, और ये तभी पॉसिबल है जब हम समय समय पर इसे एंटरटेनमेंट और ट्रैवलिंग जैसे खुराक देते रहेंगे, वरना ये बहुत ही जल्दी ब्लॉक हो जाएगा और आपके काम में रुकावट पैदा हो जाएगी। अब आखिरी यानी कि 13वां प्रिंसिपल है द यूज ऑफ सिक्स सेंस। सिक्स सेंस एक ऐसा सेंस है जो हम सभी को दिखाई नहीं देता लेकिन होता जरूर है, जिसके थ्रू हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज आते रहते हैं जो जनरली सोचना पॉसिबल नहीं होता। यही वो सेंस है जहां से क्रिएटिविटी जन्म लेती है और एक मूर्तिकार को आड़े टेढ़े से पत्थर में से एक मूर्ति नजर आने लगती है। इसका यूज तभी पॉसिबल है जब कोई व्यक्ति पिछले 12 प्रिंसिपल पर अपनी कमांड कर लेगा। उसके बाद उसका सिक्स सेंस ओपन हो जाएगा और वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने होगा। तो दोस्तों, ये थे 13 प्रिंसिपल थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।